हेलो एवरीवन। मैं सुनील, आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि टॉपिक देख ही रहे हो आप लोग, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परिवहन के साधन, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ये जीवन रेखाएं हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की। इनके बिना देश का विकास संभव नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि उद्योग के बिना संभव नहीं है, तो वहीं पर इनके बिना भी संभव नहीं है, क्योंकि उद्योग में बनी वस्तुओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम कौन करता है? ये परिवहन के साधन ही तो करते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है जीवन रेखाएं। जीवन रेखाएं तो नदियां भी हैं, उद्योग भी हैं, ये भी हैं। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पर। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से संसार एक बड़े गांव के रूप में बदल गया है। तीव्र गति वाले ट्रेन देख रहे हो आप, एरोप्लेन तो सबसे तेज है, पानी के जहाज, है ना। इन सब की वजह से आज पूरा विश्व एक दूसरे के इतना नजदीक आ गया है, लोग इतने जुड़ गए हैं एक दूसरे से, व्यापार से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक, सभी दृष्टिकोण से इसने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है। इसीलिए ये एक गांव के रूप में चेंज हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है इन परिवहन के साधनों के द्वारा। सड़क परिवहन, सड़क जाल लगभग हमारे देश का 23 लाख किलोमीटर है, लगभग की बात है। ओके, और जैसा कि बता रहा है कि क्षमता के आधार पर सड़कों, जो सड़कें हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। स्थल मार्ग को 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जो कि कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने का काम करता है। ये एक सुपर हाईवे है, 6 लेन वाला है। इसकी वजह से क्या है कि समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है और सुरक्षित यातायात भी होता है। ओके, ये 6 लेन है। इसका मैंने वीडियो बना रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से, आप उसको देखें, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से उसको देखें। उसमें आपको मैंने पूरा बकायदा समझा रखा है विद मैप, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और इसी के साथ में 2 गलियारे भी बनाए गए हैं। एक गलियारा है, कॉरिडोर है नॉर्थ टू साउथ, वो श्रीनगर से शुरू होता है कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। एक है ईस्ट टू वेस्ट, जो शुरू होता है असम से गुजरात तक। असम में कहां से? सिलचर से। और गुजरात में कहां तक? पोरबंदर तक। और ये दोनों कॉरिडोर जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं झांसी में। तो झांसी क्या है? जंक्शन है। तो ये इन 2 कॉरिडोर्स और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने भारत को एक उम्दा, तेज, सुरक्षित यातायात मार्ग उपलब्ध कराया है, सुपर हाईवे, है ना। अच्छा, और ये NHAI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिख लेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये प्राथमिक सड़क क्षेत्र है। इन्हीं का ही विकास जो है जब हुआ, इन्हीं के वजह से देश ने विकास करना शुरू किया, सारे राज्य एक दूसरे से जुड़े, इसीलिए जो है इनको प्राथमिक क्षेत्र की सड़कें भी कहते हैं। ओके, फिर है CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये अधिकार क्षेत्र में आता है, यही इसकी केयर करता है। अब कुछ मार्ग की बात कर लेते हैं। दिल्ली से अमृतसर के मध्य जो शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, सबसे पुराना मार्ग है, जो कि कभी बंगाल को पेशावर, वो पुरुषपुर पेशावर से आपस में जोड़ता था, लेकिन वर्तमान में बंटवारा है तो ये टुकड़ों में है। तो हमारे देश में जो दिल्ली से अमृतसर के मध्य जो शेरशाह सूरी मार्ग है, उसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, फिर है सर्वाधिक जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो नंबर 7 है, 7, बहुत लोग जानते होंगे, जो कि 2000 मतलब कि 2369 किलोमीटर लंबा है, 2369 किलोमीटर लंबा है, जो जाता कहां से कहां तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, लिख लेंगे। उसके बाद आता है राजमार्ग संख्या, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं, क्योंकि ये एक वित्तीय राजधानी को और देश की राष्ट्रीय राजधानी को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। बाकी बहुत सारे हैं, मैप का रीडिंग करते रहो, समझ में आएगा सब, और हो सका तो वीडियो भी लेकर के आएंगे। फिर आता है राज्य राजमार्ग, जो राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, जिला मुख्यालय से जोड़ता है, जैसे लखनऊ को रायबरेली से जोड़ देना, है ना, और ऐसे बहुत सारे, लखनऊ को कानपुर से जोड़ देना, ये है। और ये आते हैं PWD के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो स्टेट हाईवे होते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें
डी था, इसमें PWD है। ओके, उसके बाद आते हैं जिला मार्ग, जो जिले के अंतर्गत आते हैं, पूरे जिले में जिनका जाल मतलब कि फैला होता है, ये पक्के भी होते हैं। अन्य सड़कें में कच्ची सड़कें हैं, खड़ंजा है, जो RCC बन रही गांव गांव में, और ये सड़कें जो हैं आती हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। गांव गांव में जो आज सड़कें बन गई हैं वो इन्हीं में आती हैं, अन्य सड़कों में, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए गए हैं। सीमांत सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका उद्देश्य है देश को सुरक्षा प्रदान करना। उधर अरुणाचल प्रदेश, भारत के बॉर्डर पे जितने भी देश हैं, बॉर्डर पे वहां तक जो सड़कें बनाई गई हैं सीमांत सड़कें, इनका उद्देश्य है रसद सामग्री और युद्ध सामग्री और सैनिकों को तुरंत तत्काल वहां पर पहुंचाया जा सके जहां पर इनकी आवश्यकता है। रहते तो हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर और भिजवाना, उसके लिए इनका निर्माण किया गया। तो 6 प्रकार की सड़कें हैं, आप लोग लिख लोगे। उसके बाद आता है रेल परिवहन। 2011 के अनुसार कुल लंबाई 64,460 किलोमीटर। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र का ये सबसे बड़ा प्राधिकरण है, सबसे अधिक रोजगार देने वाला। पहली रेल जो चली थी वो 1853 में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। अब ये बात आता है कि किस प्रकार से इस सबसे बड़े सार्वजनिक प्राधिकरण को सही ढंग से हैंडल किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा ये डिपार्टमेंट है तो इसकी व्यवस्था भी बहुत व्यवस्थित करनी पड़ेगी, है ना। तो उसका जो मैनेजमेंट होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया है कि रेलवे को 18 प्रखंडों में 18 जोन में डिवाइड कर दिया गया है ताकि काम आसानी से हो सके। अब वे 18 जोन कौन कौन से हैं तो मैं लिख देता हूं, इसका भी बनेगा वीडियो। कौन कौन से? मध्य रेलवे, उसके बाद आता है उत्तर रेलवे, फिर है पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ओके, फिर है पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे। इसका तो मैं जो बनाऊंगा वीडियो तो मैं बनाऊंगा इंडिया का और विद डायरेक्शन बताएंगे तभी समझ में आएगा। अभी जल्दी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि डायरेक्शन का नॉलेज बहुत जरूरी है इसके लिए। दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, फिर है उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, मेट्रो रेल, दक्षिण तटीय रेलवे। तो 18 प्रखंडों में इसको बांटा गया है, इसको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन जो होती है बेहद सुरक्षित है, जिनसे पानी की सप्लाई भी होती है, पेट्रोलियम की भी सप्लाई होती है, प्राकृतिक गैसों की भी सप्लाई होती है। कहां पर? जहां पर उर्वरक बनते हैं या जहां पर विद्युत उत्पादन होता है उन संयंत्रों तक ये यहां से पहुंचाया जाता है पाइपलाइन से। जहां पर इनके उत्पादन स्थल हैं और जहां पर इनको भेजना है वहां तक भेजा जाता है। ये बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। बस खाली क्या होता है, इनकी पेट्रोलिंग हुआ करती है, देख रेख हुआ करती है, ये सुरक्षित माने जाते हैं। इसीलिए पाइपलाइन भी एक परिवहन का एक अच्छा माध्यम है और इससे केवल खनिज पदार्थों का ही आवागमन होता है, लिक्विड या गैस के रूप में ना। उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम और गैसों को बनाया जाता है। ये ऊपरी और कौन कौन से? ये हमारे देश में 3 पाइप लाइनें हैं जो बनाई गई हैं और मैं बता देता हूं आप लोगों को। एक है ऊपरी असम, गुवाहाटी बरौनी होते हुए इलाहाबाद से कानपुर तक जाती है पहली पाइपलाइन, ऊपरी असम से कानपुर तक, ये लिख लोगे। फिर है सलाया से शुरू होता है गुजरात से और पंजाब के जालंधर तक जाती है दूसरी पाइपलाइन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है HBJ, नाम है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा गुजरात से ये शुरू होता है और जगदीशपुर तक ये पाइपलाइन जाती है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? गेल के।
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद आते हैं जल परिवहन, लगभग 14,500 किलोमीटर हमारे देश में लंबा है जल मार्ग। और जो राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग, ये हमारे देश में 6 हैं जिनकी मैं जानकारी आप लोग को दे दे रहा हूं। अगर आप मैप लेकर के पढ़ते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे राष्ट्रीय जल मार्ग, पहला जल मार्ग कौन सा है, कहां से कहां तक है, वो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये है हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य। वो हल्दिया कहां पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, के मध्य गंगा नदी पर है। ये 1620 किलोमीटर है। दूरी में थोड़ा कहीं ना कहीं अंतर हो सकता है, उसको आपको मैनेज करना है। 1620 किलोमीटर है पहला जलमार्ग संख्या। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जलमार्ग संख्या कौन सा है, तो आप इनमें से कोई एक नहीं बताओगे, बल्कि इसी को ही बताओगे। पहला हल्दिया से कहां तक, हल्दिया से कहां तक, यह है इलाहाबाद तक। ओके, फिर है जलमार्ग संख्या 2, सदिया से लेकर के धुबरी के मध्य, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये 891 किलोमीटर ये लंबा है। उसके बाद आता है आपका, इधर से बता देता हूं, जल मार्ग संख्या 3, ये चलता है कोट्टापुरम से कोल्लम तक। ये उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरों पर बना हुआ है जलमार्ग है ये 205 किलोमीटर 205 किलोमीटर है, जो कि केरल में पड़ता है। फिर है जलमार्ग संख्या 4, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश पड़ता है, और पुडुचेरी नहर के साथ गोदावरी कृष्णा नदी तक का इसका विस्तार है। इस नहर का, इस जलमार्ग का, राष्ट्रीय जलमार्ग का, जो कि 1078 किलोमीटर लंबा है। इस जलमार्ग संख्या 5 पर आते हैं, लिखते रहेंगे सभी लोग। मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मण नदी तक इसका विस्तार है। ये 588 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। फिर है जलमार्ग संख्या 6, जो कि असम में लखीमपुर से बराक नदी के भाग में आता है। ये ओके, बराक नदी के भाग में आता है ये, और ये 121 किलोमीटर लंबा है। तो इस प्रकार से मैंने 6 राष्ट्रीय जलमार्ग आपको बताए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ये वाला, लिखना तो सभी है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये वाला है, लिख लेंगे इसको। उसके बाद आता है समुद्री पत्तन। भारत में बहुत सारे समुद्री पत्तन है, जैसे कि मैंने बताया था, कांडला है, उसके बाद है मुंबई है, फिर जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, फिर मार्मागांव है, फिर न्यू बंगलौर है, फिर कोचीन है, फिर चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है। तो बहुत सारे बंदरगाह हैं हमारे देश में, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देखिए। हमारे देश में 95% व्यापार जो है वो समुद्री पत्तनों के द्वारा होता है, और हमारे देश में समुद्र तट जो समुद्र तट है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर लगभग 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। इसका वीडियो जरूर देखिए आप लोग। और पहला जो पत्तन था हमारे देश में वो था कांडला, जो कि आजादी के बाद, आजादी से पहले कराची हुआ करता था, लेकिन बाद में कांडला हो गया बंटवारे के बाद, जल्दी व्यवस्था करनी पड़ी थी इसलिए। तो कांडला पहला पत्तन है। उसके बाद आता है आपका वायु परिवहन, जो कि सबसे तेज परिवहन का साधन माना जाता है। 1953 में 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन अब तो सब प्राइवेट हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन क्वेश्चन तो बन ही सकता है। 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ। इंडियन एयरलाइन जो होता है वो घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराता है, और जो एयर इंडिया होता है वो अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा उपलब्ध कराता है। लेकिन अब तो जो है इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में मर्ज कर दिया गया था, और धीरे धीरे सब प्राइवेट हो रहा है। लेकिन जानकारी रखना आपके लिए मतलब कि जरूरी है कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में क्या अंतर है, ये किस प्रकार की सेवाएं
उपलब्ध कराते थे, क्योंकि धीरे धीरे सब प्राइवेट हो रहा है, और किस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराते हैं। और इसके बाद है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये क्या करता है काम? ये करता है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को सेवाएं प्रदान करता है, या आवश्यकता पड़ने पर पहाड़ी क्षेत्रों पर जहां पर कोई आपदा आ जाती है तो वहां पर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है अपनी सेवा उपलब्ध कराता है। संचार सेवाएं, हमारे देश संचार सेवाएं में संचार के साधन कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन के न्यूज है, मतलब कि न्यूज चैनल हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, मोबाइल हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, ये सभी क्या हैं? जनसंचार के साधन है, जिसके द्वारा हम घर बैठे बैठे पूरे विश्व भर की जानकारी को पल भर में जान सकते हैं, कहां पर क्या हुआ। तो ये भी पूरे विश्व को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये भी जीवन रेखाओं में ही आते हैं। हम बैठे बैठे अभी जैसे न्यूज़पेपर आएगा मॉर्निंग में, तो बैठे बैठे हम पूरे दुनिया का हालचाल ले लेते हैं, इसीलिए ये भी जीवन रेखाओं में ही माने जाते हैं। और सुविधा के लिए, संचार सेवाओं की सुविधा के लिए 6 डाक मार्ग हमारे देश में बनाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। और 6 डाक मार्ग कौन कौन से हैं? राजधानी मार्ग कहलाता है एक, मेट्रो चैनल कहलाता है एक, ग्रीन चैनल कहलाता है, व्यापार चैनल कहलाता है, भारी चैनल कहलाता है, दस्तावेज चैनल कहलाता है। इन 6 चैनलों के माध्यम से डाक व्यवस्था हमारे देश में सुचारू रूप से चल रही है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये भी जीवन रेखा है, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है ये। क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। व्यापार माने एक देश का दूसरे देश के साथ, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो व्यापार होता है, जो लेन देन होता है, उसको हम व्यापार कहते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। इसमें हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को दूसरे देशों से लेते हैं, और जो चीज जो हमारे पास अतिरेक है, जो अतिरिक्त उत्पादन है, वो जरूरतमंद दूसरे देश को हम देते हैं। तो इस प्रकार से आयात और निर्यात का क्रम जो है चलता रहता है। जरूरतें हमारी पूरी होती हैं, और हम ये सोचें कि नहीं हम अपनी जरूरतों को स्वयं पूरी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक ही देश में हो तो उनको किसी देश का मुंह देखने की जरूरतें न पड़े, ऐसा नहीं है। क्योंकि भौगोलिक बनावट अलग है, तो जो उत्पादन होता है वो भी अलग अलग है, तो हमको दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ता है। भले ही आए दिन कोई क्यों ना हमारे आपसी संबंध पड़ोसी देशों से खराब हो, लेकिन व्यापार अलग चीज है ना, वो तो होना ही होना है। और कभी कभी तो व्यापार पर प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो व्यापार प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। जैसे जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आज क्या है, देखिए वो प्रतिबंध हट चुके हैं, व्यापार चल रहा है, क्योंकि इनके बिना काम चलना ही नहीं है। ओके, उसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद है पर्यटन एक व्यापार के रूप में, टूरिज्म में भी। ये तो वर्तमान समय का सबसे नया क्या है, एक व्यापार का क्षेत्र है। हमारे देश में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, कुछ प्राकृतिक स्थल है, कुछ मैन मेड हैं, कुछ नेचर मेड हैं। तो उनको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग हमारे देश में प्रतिवर्ष आते हैं। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, लगभग पूरे अपने देश के हर राज्य में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि देखने के लायक हैं। तो वो परिवहन का एक अच्छा वे व्यापार का एक अच्छा क्षेत्र हो सकते हैं, उसमें स्कोप है। लोग आएंगे, जैसे अमेरिका से आ रहे हैं तो डॉलर के रूप में वो मुद्रा आ रही है, तो वो लोग आकर के उसको यहाँ पर बदलते हैं, उसका एक्सचेंज होता है। तो उससे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, आय बढ़ती है, इनकम। तो ये जो टूरिज्म है, ये भी एक अच्छा क्षेत्र है, किसका? व्यापार का। नेपाल तो पूरा का पूरा इसी टूरिज्म पर ही टिका हुआ है, वहां की अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा जो टूरिज्म का वहां पर जो आइकन है वो क्या है? वो है माउंट एवरेस्ट।
कई लोग उस पर जो है चढ़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, एडवेंचर के लिए आते हैं बड़े पैमाने पर। वहाँ तो मतलब कि भीड़ ही लगी रहती है। तो वो देश इसी पर डिपेंड है। और उससे बड़ा तो हमारा देश है। हमारे देश में भी ऐसी प्राकृतिक मतलब कि सुंदरताएं हैं कि जिनको देखने के लिए लोग प्रतिवर्ष आते हैं। दुनिया भर के देशों में लोग यहाँ से वहाँ, इधर से उधर आया जाया करते हैं प्रतिवर्ष। अभी आप आगरा मतलब जाओ तो देखिए, ताजमहल को देखने के लिए कितने विदेशी सैलानी आते हैं, फॉरनर आते हैं और मंत्रमुग्ध होते हैं देख करके, है ना। तो इस प्रकार से ये था हमारा आज का वीडियो, जीवन रेखाएं, जो सड़क परिवहन से शुरू हुआ और कहां पर खत्म होता है, पर्यटन पर, है ना। तो इन सब से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और हमें भी चाहिए। इसीलिए तो एक कार्यक्रम चलाया गया है, अतुल्य भारत। उसका आए दिन देखो कितना ऐड बीच में आया करता था। तो दुनिया को बताना चाहते हैं कि इसके लिए भी संचार के साधनों का यूज होता है, संचार के साधन यूज किए जाते हैं और हम दुनिया को बताते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। तो लोग जो हैं मोटिवेट होते हैं और अब खींचे चले जाते हैं हमारे देश में। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स पर जो है जरूर लिखिएगा। और इसी प्रकार से मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।